नमस्कार। ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट्स ने $750 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। हम आज के एसएमई एक्सप्रेस में इसी के तमाम पहलुओं पर मंथन करेंगे। देश के प्रमुख एसएमई क्लस्टर्स से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खास मेहमान राजा एम शनमुगम, पास्ट प्रेसिडेंट तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रेड, एससी रल्लन, चेयरपर्सन एनआईटी जालंधर, प्रेसिडेंट लुधियाना हैंड टूल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और साथ ही मौजूद हैं मोतीलाल सेठी साहब, चेयरमैन सीएलई नॉर्थ, को चेयरमैन एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन लेदर एंड फुटवेयर। आप सभी का शुक्रिया कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। रलन साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। भारतीय एक्सपोर्ट्स के प्रदर्शन को आप इस समय कैसे रीड कर रहे हैं? ग्लोबल चुनौतियों के बीच एक्सपोर्ट्स ने $750 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें आप सर्विसेज में ग्रोथ, साथ ही मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? आप जो $750 बिलियन जो कह रहे हो, $750 बिलियन, दिस इज मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज। तो ये मेरे ख्याल में ये 28 मार्च तक के हैं फिगर, और मुझे ये पूरी आशा है कि ये 760 या 765 तक जाएगी बाय मतलब 31 मार्च तक। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर ने इस साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। सर्विस सेक्टर में 30 to 35% ग्रोथ हुई है, जबकि मर्चेंटाइज में ज़्यादा नहीं हुई है। इसमें हार्डली 5% के करीब ग्रोथ होगी। हमें ये उम्मीद है कि मर्चेंटाइज की एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट ये आप समझो कि 430-435 बिलियन डॉलर हो जाएगी। इसमें मेजर कंपोनेंट जो है मर्चेंडाइज में वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड दिस डीजल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल। जैसे अब इसे ह्यूज ऑर्डर जर्मनी कि जर्मनी को हम बहुत ज़्यादा डीजल हर रोज़ भेज रहे हैं। तो ये कारण है ज़्यादा एक्सपोर्ट होने का। वैसे रिसेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अदर सेक्टर में जैसे हैंड टूल सेक्टर है, जैसे साइकिल पार्ट्स है, हौजरी है, और सेठ साहब तो ये बताएंगे, वी विल सपोर्ट में कि लेदर में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इस साल। तो ये सारे सेक्टर मर्चेंडाइज वाले थोड़े कमज़ोर हैं, तो लेकिन उसमें एक फिगर बहुत बढ़िया निकल के आ रही है बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक्स। सेठी साहब, की मार्केट्स में स्लो डाउन, इस अनिश्चित माहौल में आप मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? मुझे ये फिगर्स डिस्पाइट ग्लोबल टर्मोइल, ये पूरा साल जो है आप देखेंगे कि राइट फ्रॉम रिसेशन टू द वॉर to the global uncertainties, to the post-COVID effects also. उसके बावजूद भी we Indian manufacturers and exporters have been able to show plus, जो कि बहुत heartening है, जो हमारे entrepreneurship की एक निशानी दिखा रही है। और global recession के बावजूद भी हम लोग जो plus figures दिखा रहे हैं, ये एक encouraging sign है हमारे लिए कि India is still a favored destination for overseas, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे प्रोडक्ट्स की मैं बात करूंगा, जहां तक हमारा फैशन लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स हैं, वो इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेदर प्रोडक्ट्स आर लग्जरी प्रोडक्ट्स। तो इसके बावजूद भी हम लोग जो है इस साल अपनी मार्जिनल ग्रोथ ही दिखा रहे हैं। इंडियन साइड पर फॉरेन बायर्स को लेकर आया जाए, नए से नए मोर ब्रांड्स को अट्रैक्ट किया जाए, एंड इसके अंदर ये जो अभी बीच में जो ब्रेक लगी है, जो हमें ग्रोथ टारगेट लग रहा था इस बारी, वी कुड हैव अचीव्ड इन एक्सपोर्ट्स लाइक $6 बिलियन, वो हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। प्रोजेक्शंस तो थी, लेकिन ये जो ग्लोबल सिनेरियो दिखा बीच में, उससे कुछ सेटबैक्स पहुंचे हैं। आइए अब तिरुपुर का रुख करते हैं। शनमुगम जी, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ MSMEs in the industrial belt of Tirupur. They were trying to bounce back. Presently, how is the impact of global uncertainty? What is the mood at ground in Tirupur? Tirupur is a cluster which is comprised of exclusively MSMEs.
But unfortunately, because of the global recession and the Ukraine-Russia war, the situation has turned upside down again, and the Tirupur cluster has been caught in between because our export orders are mostly directed towards US market as well as the European market. Both are in trouble right now. So that impact has been very much visible on ground in Tirupur. So it is the situation right now, and we have to collectively address this and see to that the sustainability is maintained. Shanmugam ji, as you are mentioning, Europe and US account for majority of the export orders. Your views on the road ahead? This industry, particularly out of my experience, and it's a fact too, that this is a ever-growing industry altogether, because next to food, the clothing is important for the mankind. And on that ground, yes, this is having a very good prospects, and we have enormous scope to improvise. But right now, the situation, because of the recession, global recession, and in which US is very much affected, and then in Europe, the looming war threat, which is again a bad indicator presently or temporarily for this industry. We wish that this need to be addressed collectively by the global players and get resolved as quick as possible. And once that has been set right, then automatically the growth will happen on its own strength and on its own go. So this is my analysis. रलन साहब, आपसे अब हम एफटीए पर राय चाहेंगे. इस पर जिस तरह से काम हो रहा है, इसकी भूमिका को आप बेहतर मार्केट एक्सेस के नजरिए से कैसे देख रहे हैं? देखो, ऐसे है कि इंडिया इज द बेस्ट मार्केट एट द टाइम. बेस्ट डेस्टिनेशन जो हम कह सकते हैं वो इंडिया है. तो इंडिया में ऑलरेडी व्हेनेवर वी टॉक, जब हम विदेशी बायर से बात करते हैं, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो अमेरिकन है, तो वो बहुत एक्साइटेड है इंडिया में आने के लिए, क्योंकि उनको एक मैसेज गया है आइदर बाय द गवर्नमेंट, और मुझे ये समझ नहीं आई है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं एफटीए के लिए फॉर कमिंग टू इंडिया, और उनके आने से मेरे ख्याल में जो एमएसएमई है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी. उनके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. जो पहले मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है इंजीनियरिंग गुड्स की मैं बात करूँगा, तो पहले 3-4 महीने बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे, तो देयर वाज ए कंप्लीट बूम. लेकिन उसके बाद जैसे ही ये वार इंटेंसिफाई हो गई, तो थोड़े ऑर्डर कम आने शुरू हो गए. बंद नहीं हुए हैं, ये मैं यहाँ बिल्कुल कहना चाहूँगा. अगर यहाँ ऑर्डर कम हुए हैं, तो मेरे हिसाब से जो रशियन मार्केट है, इट्स ए ह्यूज मार्केट, और ये बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है. तो मेरे ख्याल में आने वाला टाइम इंडिया के लिए बहुत अच्छा है. एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी अगले साल. सेठी साहब, फुटवेयर स्पेस में भारत की खास पहचान है. इसमें बड़ी संख्या में एमएसएमईज हैं. ये काफी लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है. आप खासकर जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उस पर क्या व्यूज रखते हैं? फुटवेयर का देखा जाए तो ग्लोबली बहुत बड़ा, इंडिया से भी, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर आफ्टर चाइना. एंड मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि ये जो डिस्पाइट जो रिसेशनरी ट्रेंड है, जैसा कि अभी सराहनीय है कि 75वें साल में 750 बिलियन हम लोगों ने क्रॉस किया, और वो क्रॉस किया कि लघु उद्योग जितने भी हैं, एमएसएमई, मैं आपसे थोड़ा सा इसी फुटवेयर के बारे में ही बात करना चाहूंगा कि उनका जो उद्यमी का पॉजिटिविटी है, जैसे रलन साहब ने कहा कि हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आएंगे, ग्लोबल शेयर आएगा. इस साल के अंदर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि फुटवेयर की जो डिमांड है ग्लोबल, वो इंडिया में टेस्ट करी जा रही है. इंडिया में लार्ज स्केल की फैक्ट्रीज भी आ रही हैं. सो फुटवेयर की ग्लोबल डिमांड बहुत जबरदस्त है, और इंडिया के पास एक निश है फुटवेयर में कम्पीट करने की. इंडियन मैन्युफैक्चरर्स गेयर अप हो रहे हैं. ये जो इन्वेस्टमेंट्स दिख रही हैं, इससे पॉजिटिविटी दिख रही है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है. एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल और जो टेक्नोलॉजी है वो हमें सब लानी है. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ रही हैं, डिजाइन सेंटर्स बन रहे हैं,
फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट में रिसोर्स मैनेजमेंट हो रहा है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। हर गवर्नमेंट जो है इस वक्त प्रोत्साहन दे रही है कि फुटवेयर की इंडस्ट्री लगाओ, फुटवेयर ग्लोबल शेयर बढ़ाओ। और इंडिया डोमेस्टिक में भी विच आई वुड लाइक टू शेयर कि फुटवेयर की डिमांड काफी अच्छी बढ़ रही है। पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी हो रहे हैं, ग्लोबल इंटरवेंशंस हो रही हैं, ब्रांड्स को इनवाइट किया जा रहा है एंड आई थिंक सम मोर पॉलिसी इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड व्हिच वी कैन स्पीक लिटिल लेटर आल्सो, जिससे कि लघु उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और दुनिया की कैप्चर कर सकेंगे जो मार्केट। हम लोग कहते हैं कि हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, लेकिन हमारा और चाइनीज शेयर के अंदर बहुत बड़ा फर्क है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू ग्रो। Shanmugam ji, Tirupur is an important cluster. How much is the annual turnover from Tirupur? What is the percentage of migrant workers? And after the recent controversy, how is the situation presently? Tirupur cluster in this knitwear segment, we contribute to the export earning to the exchequer itself around 38,000 crore. That is approximately 4.5 billion worth of US dollars. And equally, we are contributing to the domestic market also, because put together, this would be around 75,000 crore plus. So regarding the burning issue that the labor strength and the issues related to it, the labor strength right now directly what got employed by the cluster is around 6 lakh laborers, out of which 40% hails from Northern Territory. That is a migrant category. But here in Tirupur, the situation is so normal, and the migrants are not being treated as differently. And here the equality is being maintained, and that has been well understood. Shanmugam ji, with the number of units expanding to tap newer opportunities, can you share some rough estimates regarding the workers' requirement in the cluster in next few years? What I mean is that the state government and central government, along with the industries, we request continuously both the governments that the PPP module has to be devised to create labor supportive infrastructures, like providing all the amenities, related amenities for their housing and related social activities. So once that effort has got fructified, then definitely the belongingness for the people who reach out to Tirupur would happen, and automatically that will be an added strength to the growth of this industry. Everyone would have an equal opportunity to become an entrepreneur by themselves. So that is the evident factor which is governing this cluster, and it would help out the labor folks also to become an entrepreneur by themselves. रलन साहब, नए मौकों पर आपकी क्या राय होगी? साथ ही ये जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं, इनके बीच रशियन मार्केट की पोटेंशियल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि जैसे रशिया से अभी बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ अलाउ किया है फॉर ट्रांजैक्शंस इन इंडियन रुपीज, लेकिन उसके लिए ये वॉस्को अकाउंट खोलने के लिए बैंक थोड़े आगे नहीं आ रहे हैं। ये क्या वजह है, कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर ये पेमेंट जो है, पेमेंट का आना रशिया से आइदर इन डॉलर्स और इन इंडियन रुपीज, अगर ये स्ट्रीमलाइन हो जाता है तो मेरे ख्याल में रशिया से ही एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बाकी रही बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, भी मेरा एक सुझाव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि पीएम गति शक्ति एक स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर ने निकाली है, तो उसमें अगर ये थोड़ी सी ज़्यादा फंडिंग करें और वन प्रोडक्ट, अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर क्लस्टर बनेगा या पार्क बनेगा, उससे मेरे ख्याल में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो मेरे ख्याल में कम से कम 25 से 30% जो है वो ग्रोथ होगी। सेठी साहब, एक तरफ चाइना +1 के तहत कई संभावनाएं हैं, वहीं जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर जो एक्सपोर्ट हब्स का इनिशिएटिव है, ODOP है, इसका आप लोकल से ग्लोबल चेन में इसको किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया इस वक्त काफी फेवरेट डेस्टिनेशन है। और जो आपने बात की चाइना +1 के अंदर इंडिया कैन डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि इंडिया के पास स्किल्ड मैन पावर है,
एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सबको इनकैश करने के लिए मैं दो बातों कहूंगा। एक तो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वाला जो सिस्टम है, या डिस्ट्रिक्ट हब्स जो बना रहे हैं, एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हब्स, इट इज वेरी अप्रिशिएबल, बिकॉज हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी स्ट्रेंथ जो है, उसके चलते हुए उस स्पेशलाइजेशन के दौर पे हम लोग जाएंगे, और उसी डिस्ट्रिक्ट का उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें इन्वेस्टमेंट्स, उसमें ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट is made more economical, more better and more excellent in its performance. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हब्स का स्कीम जो कि एक्सपोर्ट के साथ कनेक्ट किया है, इट इज वेरी अप्रिशिएबल एंड दिस विल गो ए लॉन्ग वे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो पॉलिसी बनी थी DESH, उसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस फॉर इंडिया एंड प्रोड्यूस फॉर द वर्ल्ड को और ज्यादा प्रमोट करेगा। बिकॉज जो भी बाहर से मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, वो उस पॉलिसी के अंतर्गत आई थिंक अपने आप को बहुत ज्यादा इट विल बी मोर इजी प्लेइंग फील्ड होगा, एक ग्लोबल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। और दुनिया देख रही है इंडिया की तरफ। आज हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, हम लोग मैन पावर को और ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम अपनी लेदर इंडस्ट्री में लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल बनाई है, सो देयर इज लॉट ऑफ मैन पावर विच वी आर ट्रेनिंग, एंड हम लोग अपने आप को गेयर अप कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने बात की, क्लस्टर्स बन रहे हैं, इन सब पार्क्स को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हब्स को प्लस SEZs को और पावरफुल करें, तो वी कैन अचीव दैट टारगेट। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। ब्रेक पर जाते हुए आइए एक नजर डालते हैं न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हाइलाइट्स पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। हम जायजा ले रहे हैं एक्सपोर्ट स्पेस की तमाम डेवलपमेंट्स का। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रलन साहब, MSMEs के फाइनेंसिंग पर कैसा फीडबैक मिल रहा है इस कॉम्पिटिटिव दौर में? दरअसल इंटरेस्ट रेट्स पर आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार इजाफे के बाद रेपो रेट अब 6.5% पर पहुंच चुका है। देखिए, ऐसे है कि ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं, ये मोस्टली एक्सपोर्टर को इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाती है। लेकिन MSME के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है दिन ब दिन, क्योंकि MSME को एक तो लैंडिंग ऑफ लोन, लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है MSME के लिए। हालांकि कई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, लेकिन बैंक्स आर नॉट वेरी, दे आर रिलक्टेंट टू गिव द फाइनेंस टू द MSME, चाहे वो बिना सिक्योरिटी के हो या सिक्योरिटी के हो। सिक्योरिटी भी दी है, मान लो 1 करोड़ की सिक्योरिटी दी है, तो दे विल ट्राई कि वो 1 करोड़ से नीचे नीचे ही दे। सो MSME को बढ़ावा देने के लिए आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स। दे शुड हैव सम मॉनिटरिंग सिस्टम, ताकि MSME, ऐसे तो MSME बहुत बढ़ रही है, मैं ये कहूँगा इस वक्त, क्योंकि जितनी ESI और प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है, 40-50 लाख की, दैट मीन्स इतनी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, इतनी ज़्यादा काम भी बढ़ रहा है, MSME ज़्यादा उतनी रजिस्टर हो रही है। तो MSME का अगर ये इसको कंट्रोल कर ले, या कोई इमरजेंसी क्रेडिट जो है, पहले ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर लेके आई थी 3.5 लाख करोड़ का, ऐसा या कोई स्कीम आ जाए फॉर MSME, क्योंकि जो 3 लाख करोड़ की पहले जो स्कीम आई थी, उसको या तो मीडियम वाले ले गए या उसको लार्ज इंडस्ट्री वाले ले गए, उसको स्मॉल इंडस्ट्री या माइक्रो को आज में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। ऐसी स्कीम ओनली फॉर स्मॉल स्केल और फॉर माइक्रो यूनिट अगर आएगी,
तो इंटरेस्ट सबवेंशन एक तो कंटिन्यू होनी चाहिए, अदरवाइज ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ये बहुत हर्ट करेगा एक्सपोर्ट को। Shanmugam ji, finally, last time we had discussed as to how Tirupur has evolved and transformed into a sustainable cluster. Can you share some best practices with the other clusters as to how the local industry is focusing on zero liquid discharge? Tirupur as a cluster has taken a collective effort to bring in ZLD practice into reality. That means zero liquid discharge because once we got into the court order for closure of all dyeing because of the pollution, and we have switched over to ZLD practice since 2012 onwards, and now we have a very good sustainable methodology to carry out for good on that count. And right now, the ZSD practice is being tried out right now. That means zero solid discharge too. So far, zero liquid discharge we were talking about. Right now, zero solid discharge practice also it's been invented and it is on the trial condition. And soon it will be disclosed to the globe that we are capable enough to recycle the entire subjected materials for n number of times. So that if that has been accomplished, it would be a really a very good achievement by the cluster on the collective basis. And it would demonstrate to the world that Tirupur is, India is pioneering in that, and Tirupur is making a pivotal position. तो आज के इस एडिशन में इतना ही। राजा एम षणमुगम जी, एस सी रलन साहब, मोतीलाल सेठी जी, आप सभी का शुक्रिया। एसएमई एक्सप्रेस में हिस्सा लेने के लिए थैंक यू। ये सफर जारी रहेगा। अगले एडिशन में नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।